नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। चलिए अपने वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कई प्रकार के हमारे आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक गोले के अंदर कोई ठोस गोला हो या खोखला गोला है, उसके अंदर आवेश क्या होता है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इनके बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। हम कुछ यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्थिर विद्युत के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, आवेश क्या होता है, इकाइयाँ पढ़ी थी हमने कहीं, उनके बारे में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले आप हेडिंग डालिए आवेशित चालक गोले के। ठीक है, कोई चालक है गोला, यानी कि जैसे कि हम गेंद मान लें, जो बॉल होती है हमारी, उस बॉल को ले लें। वो खोखला भी हो सकता है या ठोस भी हो सकता है। तो उसके अंदर विद्युत विभव व तीव्रता क्या होती है, विद्युत की तीव्रता क्या होती है। यहाँ सबसे पहले हम चित्र के द्वारा समझेंगे कि आखिर आवेश एक खोखले गोले के अंदर क्या हो सकता है। मान के चलिए यहाँ पर एक खोखला गोला है। इसके अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना है, कोई ये खोखला गोला या ठोस गोला भी हो सकता है। ठीक है, इस ठोस गोले के हमेशा क्या होता है, सरफेस पर ही आवेश विद्यमान होता है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। अंदर, इस गोले के अंदर आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आवेश का मान होता है शून्य। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत फ्लक्स का मान भी यहाँ पर शून्य होता है, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इन चीजों से आपको समझना है कि आवेश का मान भी यहाँ पर शून्य हो गया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य है और विद्युत फ्लक्स का मान भी शून्य है। यानी कि इससे हम ये समझे कि विद्युत जो आवेश होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, इसके सरफेस पर विद्युत आवेश। ठीक है, इसको एक और उदाहरण से हम समझते हैं। मान के चलिए एक कोई कार है, एक व्यक्ति है। यहाँ पर हम कार बनाकर देखते हैं। यहाँ पर हम कार बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये कार है। यहाँ इस कार के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, इस कार के अंदर क्या बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो जब बिजली, यहाँ पर जो हमारी बिजली होती है, जब बिजली इसके ऊपर, इस कार के ऊपर यदि गिरती है, तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, एक खोखला गोला है। कैसा है, एक खोखला गोला है। तो यहाँ पर जब बिजली गिरती है तो आवेश क्या होता है, इस कार के ऊपर से, इसके सरफेस से होता हुआ कहाँ चला जाता है, सीधा ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर हो जाता है। अंदर बैठे व्यक्ति को शॉक इसमें नहीं लगता। ठीक है, यदि वो किसी मेटल से टच ना हुआ हो तो। इस प्रकार आप समझिएगा इस चीज को। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो विभव होता है, ठीक है, जो पोटेंशियल होता है, विभव विभव जो होता है, चाहे वो गोला ठोस हो या खोखला गोला हो, उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव का मान, पोटेंशियल का मान एक समान होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, किसी ठोस ठोस या ठोस या खोखले गोले को आवेशित करने पर आवेश केवल गोले के पृष्ठभाग पर ही होता है, गोले के अंदर नहीं। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट कि किस किस की मात्रा गोले के अंदर शून्य होती है, ये भी हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो गोले के भीतर आवेश, देखिए गोले के, अगला पॉइंट लिखेंगे हम, गोले के भीतर या अंदर आवेश, पहला क्या, आवेश। दूसरा विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स
विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, का मान शून्य होता है। ठीक है, का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट नोट करिएगा कि गोले के प्रत्येक बिंदु कह दीजिए या संपूर्ण पृष्ठ कह दीजिए, यानी अंदर बाहर दोनों का। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। ठीक है, यानी कि यदि कोई कार में बैठा व्यक्ति है तो उसमें याद रखिएगा उसके अंदर वो आवेश का मान शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा, लेकिन पोटेंशियल जो होगा, विभव जो होगा वो एक समान होगा। पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल में जब तक डिफरेंस पैदा नहीं होगा तब तक शॉक नहीं लगेगा, जब डिफरेंस पैदा होगा तभी शॉक लगेगा। यदि वो व्यक्ति इस खोखले गोले से इंसुलेटेड है, यानी कि बीच में खड़ा है या हवा में है, तो उसको किसी प्रकार का शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, जब तक वो इस मेटल यानी कि इस पृथ्वी से टच ना हो, क्योंकि पृथ्वी का पोटेंशियल शून्य होता है, इसका हजारों लाखों में होता है, तो यहाँ पर कुछ भी अंतर निकलेगा अगर मान लो तो उसको शॉक लगेगा। जब तक विभवांतर नहीं होगा शॉक नहीं लगेगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो होता है वो एक समान होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, भीतर और बाहर कहीं भी वो पूछ ले तो विभव एक समान, लेकिन विद्युत क्षेत्र भी शून्य, आवेश भी शून्य और विद्युत फ्लक्स भी शून्य होता है गोले के अंदर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगली हेडिंग डालेंगे भंजक वोल्टेज। भंजक वोल्टेज क्या होता है, देखिए भंजक का मतलब होता है टूटना। भंजक का मतलब होता है क्या, टूटना। ठीक है, किसी चीज का टूटना, जैसे कांच हो गया, कांच को हम जब धीरे धीरे मारेंगे या हम तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे ही हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा तेज मारेंगे तो वो टूट जाएगा, यानी कि वो भंजक है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर ये नाम आया है वोल्टेज का। तो वोल्टेज का मतलब ये होता है कोई भी चीज जो इंसुलेटर होती है या उसकी एक सामर्थ्य होती है। ठीक है, किसी वोल्टेज को सहन करने की क्षमता से ज़्यादा उसको जब वोल्टेज मिलता है तो वो चीज़ क्या होती है, खराब हो जाती है या जल जाती है। किस प्रकार से, एक उदाहरण लेते हैं हम कंडेंसर का। देखिए कंडेंसर किस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का हमारा कंडेंसर होता है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक अचालक पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है, अचालक पदार्थ यहाँ पर भरा होता है। ठीक है, ये धनात्मक प्लेट होती है और ये ऋणात्मक। तो यहाँ पर ये क्या है, अचालक पदार्थ है, या इसको क्या बोलते हैं हम, परावैद्युत पदार्थ। अब यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ हमने कई प्रकार के पढ़ चुके हैं, हवा पढ़ चुके हैं, पीवीसी, पेपर, कागज, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब इस अचालक पदार्थ की वह वोल्टेज जिस पर ये सही तरीके से कार्य कर रहा है तब तक तो वो ठीक है। ठीक है, तब तक वो नॉर्मल वोल्टेज है, लेकिन जिस वोल्टेज पर ये परावैद्युत पदार्थ खराब हो जाए या पंचर हो जाए, क्या हो जाए, पंचर हो जाए, उसको हम बोलेंगे उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, इसको आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए कि जिस वोल्टेज पर कोई अचालक पदार्थ पंचर, क्या हो जाता है, जिस वोल्टेज पर कोई अचालक पदार्थ पंचर या भंजक हो जाए, क्या हो जाए, जिस वोल्टेज पर कोई अचालक पदार्थ पंचर को हम भंजक भी बोल सकते हैं, पंचर या भंजन हो जाए, वह उस पदार्थ की, उस अचालक पदार्थ की, है ना, उस अचालक पदार्थ की भंजक वोल्ट कहलाती है। भंजक वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है, वोल्टेज कहलाती है। देखो इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको एक बहुत अच्छा बता देता हूँ। हो सकता हो अपने कैपेसिटर का यहाँ पर या कंडेंसर का, कैपेसिटर का आपने वो देखा ना हो उदाहरण,
मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूँ एक हवा का। किसका? हवा का। कैसा उदाहरण? देखिए, जब आपने देखा होगा जब स्पार्किंग होती है, ठीक है, कभी आप लाइनों के नीचे आपने देखा होगा कि जब लाइन फॉल्ट होती है तो धमाका होता है और बहुत तेज चिंगारी उठती है। तो वो चिंगारी क्या है? वहाँ पर देखिए हवा क्या होती है? सामान्य रूप से इंसुलेटर है। हवा सामान्य रूप से इंसुलेटर है, लेकिन जब उसको उसकी सामर्थ्य से ज़्यादा वोल्टेज मिल जाए, यानी कि यदि वो 100 वोल्ट सहने के लायक है, लेकिन उसको हम एकदम 1000 या 2000 या 5000 वोल्टेज दे दें, तो क्या होगा? वो अचालक हवा भी क्या बन जाती है? चालक बन जाती है, और उसमें से बहने वाला वोल्टेज हमें चिंगारी के रूप में दिखता है। चिंगारी हमें किस में दिखती है? हवा में। तो वही चिंगारी उसका भंजक वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, तो ये उदाहरण आप समझ सकते हैं कि सामान्य अवस्था में सामान्य अवस्था में सामान्य अवस्था में हवा अचालक होती है। क्या होती है? अचालक होती है। सामान्य अवस्था में अचालक होती है, परंतु परंतु हवा की सामर्थ्य से अधिक सामर्थ्य से यदि हवा को, है ना, हवा को सामर्थ्य से अधिक वोल्टेज देने पर सामर्थ्य से अधिक वोल्टेज देने पर वह चालक बन जाती है। चालक बन जाती है, जो कि चिंगारी के रूप में जो कि चिंगारी के रूप में दिखाई देती है। दिखाई देती है। ठीक है, समझ गए आप? में भंजक वोल्टेज की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि कोई कैपेसिटर है, उसके बीच में हवा है, तो हवा का जो सामर्थ्य है कितने वोल्टेज को झेलने का, यदि उससे अधिक वोल्टेज हम उसको दे देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये दोनों प्लेटें क्या हो जाएंगी? शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये परावैद्युत पदार्थ क्या होगा? यहाँ पर पंचर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ हवा की मैं बात कर रहा हूँ कि जो खुले में यदि कोई तार टकरा जाते हैं आपस में, या फिर कोई जम्फर खुल जाता है जिससे क्या है? आर्क पैदा होता है, तो वही आर्क हमारा क्या होता है? एक प्रकार से वो हमारी भंजक वोल्टेज ही होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भंजक वोल्टेज को काय में नापते हैं? हम वोल्ट में ही नापते हैं। वोल्ट, है ना, इसकी इकाई भी क्या है? वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि भंजक वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया भंजक वोल्टेज क्या होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अब हेडिंग डालिएगा परावैद्युत सामर्थ्य, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे अभी मैंने कैपेसिटर के बारे में बताया था कि यहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ होता है दो चालक प्लेटों के बीच में। वो जो परावैद्युत पदार्थ होता है वो क्या करता है? इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे से क्या करता है? इंसुलेट रखता है। ठीक है, ताकि यहाँ पर क्या हो? शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई भी यहाँ पर जो परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, परावैद्युत जो पदार्थ है वह अधिकतम वोल्टेज होता है उसका, जिस पर वो सुरक्षित रूप से क्या कर सके? कार्य कर सके। यानी कि एक धारा को सहन करने की क्षमता होती है उसकी। ठीक है, क्या होती है? क्षमता होती है जो बिना पंचर हुए क्या करे? धारा को सहन कर सके। वहाँ क्या कहलाती है? उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो यह बताता है हमें कि कुचालक, कोई भी अचालक या कुचालक कितनी ताकत के साथ, कितनी क्षमता के साथ विद्युत क्षेत्र के खिलाफ खड़ा रह सके। ठीक है, ये बताता है हमें क्या? उसका सामर्थ्य,
परावैद्युत सामर्थ्य। इसकी परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि वह अधिकतम वोल्टेज, चलो थोड़े ऊपर से लिख देते हैं, वह, पहला पॉइंट लिखेगा, वह अधिकतम वोल्टेज, वह अधिकतम वोल्टेज जिस पर अचालक पदार्थ, ठीक है, जिस पर अचालक पदार्थ बिना पंचर हुए, बिना पंचर, या इसको बोल सकते हैं क्या अपन, भंजन या भंजक, है ना, बिना भंजक या बिना पंचर हुए विद्युत धारा को, विद्युत धारा या वोल्टेज, है ना, विद्युत धारा को सहन कर सकता है उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, समझ में आई चीज, यानी कि वह अधिकतम वोल्टेज जिस पर अचालक पदार्थ बिना पंचर या भंजन हुए विद्युत क्षेत्र या धारा, बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हो इसको, या विद्युत धारा भी बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र या धारा को सहन कर सकता है उस पदार्थ की क्या कहलाती है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। या इसमें नोट डाल के लिख सकते हैं आप, या दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य यह बताता है कि, यह बताता है कि कोई कुचालक, कोई कुचालक विद्युत क्षेत्र के खिलाफ, विद्युत क्षेत्र के या विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र या धारा के खिलाफ कितना मजबूत है, कितना मजबूत है, यानी कि जिसकी परावैद्युत सामर्थ्य अधिक होगी वो विद्युत का उतना ही अच्छा कुचालक होगा। ठीक है, यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि हमें परावैद्युत पदार्थ के रूप में किसका उपयोग अधिकतर करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम परावैद्युत सामर्थ्य का सूत्र लिख देते हैं, अगले पॉइंट में लिख सकते हैं आप चाहे तो, परावैद्युत सामर्थ्य को हम डिनोट करते हैं किससे, ध्यान रखना है आपको, ई से। ठीक है, ई बराबर है पर वोल्टेज बटे में आप इसको क्षेत्रफल लिख सकते हो, या इसको आप लिख सकते हो क्या, मोटाई, इसको लिख सकते हो आप क्या, मोटाई। ठीक है, यानी कि V बाय डी यानी डायामीटर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज को हम नापते हैं काय में, किलो वोल्ट में, और डी या डायामीटर को mm में। तो यहाँ पर आपको इसका व्युत्पन्न मात्रक देखने को मिल गया होगा कि परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या हो गया, किलो वोल्ट प्रति mm, किलो वोल्ट प्रति mm में नापते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है उसकी यूनिट क्या होती है, किलो वोल्ट प्रति mm, किलो वोल्ट प्रति mm। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिए आप, परावैद्युत सामर्थ्य को, परावैद्युत सामर्थ्य को न्यूनतम, न्यूनतम 60 सेकंड तक, 60 सेकंड तक मापना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर मीटर लगा दिया या जो भी आपका उपकरण है उससे आपने चेक करा, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेगर के द्वारा भी चेक, किसी भी के द्वारा आपने चेक करा, तो आपको याद रखना है कि 60 सेकंड तक उसको नापना है। ठीक है, यानी कि 1 मिनट तक आपको उस मीटर को उसमें लगा के रखना है, उसके बाद ही आपको मालूम चलेगा कि उसकी जो परावैद्युत सामर्थ्य है, जो यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है,
उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कितने किलोवोल्ट प्रति mm है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको नोट डाउन करना है, यहाँ पर कभी कभी हो सकता है एग्जाम में ये पूछ ले आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये नोट डाउन कर लिया। इसके बाद में हम थोड़ा सा देखते हैं, आगे नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिखूंगा मैं। देखिए अगला पॉइंट हम लिखेंगे इसके बाद कि परावैद्युत सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, इसी में आप लिखिएगा कि परावैद्युत पदार्थ को, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ को या परावैद्युत सामर्थ्य को, सॉरी, परावैद्युत सामर्थ्य को परावैद्युत सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है नमी, सबसे पहले है नमी, दूसरी है, याद रखिएगा आपको उसमें, तापक्रम। ठीक है, तीसरा है उसका क्या, नमी हो गई, तापक्रम हो गया, और तीसरा है मोटाई। तीसरा क्या होगा, मोटाई। देखिए नमी बढ़ने से क्या होगा, नमी की मात्रा अधिक होने से परावैद्युत सामर्थ्य घटती है। नमी की मात्रा अधिक होने से या होने पर परावैद्युत सामर्थ्य घटती है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि परावैद्युत सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। चलिए, नमी भी है, टेम्परेचर भी है, तापक्रम बढ़ने से, तापक्रम बढ़ने से परावैद्युत सामर्थ्य का मान कम हो जाता है। ठीक है, मोटाई। देखिए अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज है ये मोटाई, इसकी थिकनेस। हम सोचते हैं कि ज्यादा मोटा यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ भर दो तो हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी चीज को हम जब ज्यादा मोटा करते हैं ना तो वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है, वो डिफेक्ट होने का डर उसका बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, इस केस में थोड़ा सा उल्टा है कि मोटाई को बढ़ाने पर, मोटाई को बढ़ाने पर किसकी, परावैद्युत पदार्थ की। ठीक है, अचालक पदार्थ यहाँ पर लिख देता हूं मैं, चलिए ऐसा नहीं, अचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ की मोटाई बढ़ाने पर परावैद्युत सामर्थ्य घटता है। परावैद्युत सामर्थ्य घटता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, अगर हम मोटाई बढ़ाएंगे तो परावैद्युत सामर्थ्य कम होगा, मोटाई घटा देंगे, हम एक मजबूत प्लेट लगा देंगे, बीच में अचालक आवरण लगा देंगे, अचालक पदार्थ लगा देंगे, तो वहां पर उसकी स्ट्रेंथ अधिक हो जाएगी। ठीक है, चाहो तो लिख भी सकते हो कि अधिक मोटाई, अधिक मोटाई से हमें क्या मिलेगा, कम मजबूती मिलेगी, और डिफेक्ट होने का खतरा भी क्या रहता है यहाँ पर, अधिक रहता है। ठीक है, अधिक डिफेक्ट होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। अधिक डिफेक्ट, अधिक डिफेक्ट ऐसा लिख लो, अधिक डिफेक्ट। यदि कम मोटाई है, कम मोटाई या पतली परत है, ऐसा लिख सकते, कम मोटाई है पतली परत, इसको कोष्टक में पतली परत भी लिख लो। ठीक है, पतली परत आपने लगा दी तो अधिक मजबूत रहेगी, वो अधिक मजबूत रहेगी और कम डिफेक्ट होगी। ठीक है, कम मात्रा में होगी लेकिन अधिक मजबूत होगी और कम
डिफेक्ट होगी। तो मोटाई, तापक्रम और नमी, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है पराविद्युत सामर्थ्य को लेकर। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम कुछ पराविद्युत सामर्थ्य के बारे में देख लेते हैं कि जैसे हवा के बारे में बात कर रहे थे हम। ठीक है, कोई धातु है, पीवीसी पेपर है, कागज है, इनका पराविद्युत सामर्थ्य कितना कितना होता है। वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पराविद्युत सामर्थ्य कितना कितना होता है वो हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तालिका बना लेना आप, पदार्थ और परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, पहला हम यहाँ पर वायु की बात करें या हवा, वायु या हवा। देखिए वायु या हवा जो होता है उसका परावैद्युतांक होता है 3 किलो वोल्ट प्रति mm। ठीक है, 3 किलो वोल्ट प्रति mm। दूसरा हमें याद रखना है निर्वात, जहां पे कोई हवा ना हो, इसका परावैद्युतांक होता है इन्फिनिटी यानी कि अनंत। क्या होता है इसका? अनंत होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगला आप लिखिएगा यहाँ पर कांच। ठीक है, कांच का कितना होता है यहाँ पर लिखेंगे हम। तीसरा हो गया, यदि अचालक पदार्थ के रूप में हमने कांच लिख दिया तो कांच भर दिया, तो कांच का होता है 12 से 100 किलो वोल्ट प्रति mm। ठीक है, इसके बाद में यदि हम कांच की जगह अभ्रक भर दें, माइका अभ्रक लगा दें, तो अभ्रक का होता है यहाँ पर परावैद्युतांक कितना होता है 20 से 200 किलो वोल्ट प्रति mm होता है। यदि हम चीनी मिट्टी रख दें तो क्या होगा, चीनी मिट्टी रख दें तो उसका परावैद्युतांक होता है लगभग 15 किलो वोल्ट प्रति mm। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसका परावैद्युत सामर्थ्य अच्छा होगा, अधिक होगा, वो पदार्थ क्या होता है, सबसे अच्छा अचालक पदार्थ माना जाता है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं निर्वात, किसकी? निर्वात। तो निर्वात यहाँ पर देखिए आप, सबसे अच्छा जिसकी परावैद्युत सामर्थ्य कैसी है, अनंत होती है। ठीक है, कैसी होती है? अनंत होती है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा यदि अचालक पदार्थ मानेंगे तो हम निर्वात को ही यहाँ पर लेंगे। इसको नोट डाउन कर दीजिए, सारणी बना लीजिए।